हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तक्षक जैसे ही मीटिंग हॉल में आया एकदम से चौंक गया, क्योंकि उसके सामने एक औरत बैठी थी और वो औरत कोई और नहीं अति थी, मतलब उसकी बेबी डॉल। अपने सामने अति को एकदम अलग लुक में देखकर तक्षक की आंखें बड़ी हो गई। इस वक्त अति ने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसकी किलर लुक देखकर वो क्यूट बेबी डॉल नहीं बल्कि एकदम हॉट बेबी डॉल लग रही थी। ना जाने जसन ने उसे इस लुक में देखकर क्या ही रिएक्शन दिए होंगे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्दी ही वो मुस्कुराहट गायब भी हो गई। वो अंदर आते हुए बोला, मिसेज अति जसन सिंह शेखावत, आप यहाँ पर? अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे तो लगा तुम मुझे बेबी डॉल बोलोगे और मैं तुम्हें टोक कर कहूँगी कि बेबी डॉल नहीं, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए आई हूँ। लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि तुम कौन हो? गलती से भी जिससे कोई गलती ना हो, उस बिजनेसमैन की औलाद हो तुम। तक्षक व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोला, आपको कभी उनके अलावा और कोई नहीं दिखता ना? तभी तो बस हमेशा उनकी ही हर बात मानती हैं। किसी और को उनकी वजह से क्या तकलीफ होगी, इस बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं। अति समझ रही थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अभी भी उसकी यही शिकायत थी कि जश्न और अति ने उसे आरजू के बारे में क्यों नहीं बताया। लेकिन अति ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। आखिर बात मोहब्बत की जो थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, फ़िलहाल तो मुझे बस एक बिज़नेस डील दिखाई दे रही है जो हम दोनों के बीच होने वाली है। तक्षक एक बार फिर से व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, हमारे बीच कोई डील नहीं होगी। अगर मुझे पता होता कि इस कंपनी की सीईओ आप हैं तो मैं कभी आपका मीटिंग इनविटेशन भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों को सिर्फ खुद से मतलब हो उन लोगों से तक्षक को कोई मतलब नहीं होता। बोलकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अति की तरफ देखकर बोला, आप जा सकती हैं यहाँ से। अति मुस्कुराकर बोली, मुझे तो लगा था तुम एक परफेक्ट बिजनेसमैन हो, लेकिन तुमने तो बड़ी जल्दी मेरी गलतफहमी दूर कर दी। मुझे लगा तुम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखते होगे, लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ ने तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है। वेल, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा डर जाओगे कि प्रोजेक्ट डिस्कस भी नहीं करोगे और पहले ही डील कैंसिल कर दोगे। तक्षक तुरंत से बोला, मैं आपसे डरता नहीं हूँ और कोई भी प्रोजेक्ट या डील मेरी पर्सनल लाइफ पर डिपेंड नहीं करती। अति बड़े एटीट्यूड से बोली, ऐसा है तो फिर क्यों इस डील से पीछे हट रहे हो? बोलते हुए वो उसके सामने आई और अपने हाथों को बांध कर खड़ी हो गई। तक्षक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जो उसके सामने खड़ी है वो अति या उसकी बेबी डॉल है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने जशन सिंह शेखावत खड़ा हो। पर वो ये भी जानता था कि ये सारे बोल अति के नहीं बल्कि जशन के ही हैं, क्योंकि तक्षक को क्या बात पिंच करेगी ये जशन बहुत अच्छी तरह से जानता है। तक्षक ने सामने रखी फाइल की तरफ देखा और टेबल के पास आया। उसने उन फाइल्स को देखकर खोला और वहाँ साइड में रखे हुए एक पेन से उस फाइल पर साइन कर दिए और वापस पलट कर अति के पास आया। उसने वो फाइल अति की तरफ बढ़ाई और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डील इज़ डन। बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड भी था और एक डेविल स्माइल भी। अति के होठों पर भी एक मुस्कुराहट तैर गई। तक्षक वहाँ से चला गया और अति उसे जाते हुए देख रही थी। वो फाइल की तरफ देखते हुए बोली, ओह बॉय, कंपनी के साथ डील करने से पहले कम से कम सीईओ का नाम ही पढ़ लेते। मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ। बोलते हुए वो हंस रही थी। सिटी हॉस्पिटल।
अर्जुन मन्नत को लेकर अस्पताल पहुंच चुका था और डॉक्टर मन्नत के सभी टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को बाहर वेट करने का बोला, लेकिन अर्जुन तो ठहरा अर्जुन, सब्र कहाँ ही करता वो भी मन्नत के साथ ही अंदर आया और अपनी आंखों के सामने सभी टेस्ट होते हुए देखने लगा। डॉक्टर मन्नत के पेट पर मशीन वगैरह चलाते हुए उसका स्कैन कर रहे थे और उसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर तकलीफ़ आ रही थी। तभी अचानक से हार्ट बीट सुनाई देने लगी, लेकिन हार्ट बीट सुनते हुए कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ एक साथ 2 हार्ट बीट चल रही हों, पर ना ही मन्नत को कुछ समझ आ रहा था और ना ही अर्जुन को। वहीं डॉक्टर के चेहरे पर हल्की हल्की परेशानी नज़र आ रही थी। मन्नत ने सामने स्क्रीन पर बेबी को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो इतना ज़्यादा नर्वस थी कि ढंग से कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। वहीं अर्जुन के होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी और आंखें नम हो रही थी। सामने स्क्रीन पर जो चल रहा था वो उसे समझ आ रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों के मिले जुले भाव थे। डॉक्टर ने सभी टेस्ट ख़त्म किए और मन्नत अपनी जगह से उठकर बैठ गई। डॉक्टर ने नर्स को मन्नत को फ्री करने के लिए कहा और खुद अर्जुन को अपने साथ कैबिन में आने के लिए कहा। डॉक्टर के चेहरे पर आए गहरे भाव देखकर अब अर्जुन को भी डर लगने लगा था। डॉक्टर अपने कैबिन में आए और अर्जुन उनके सामने आकर बैठ गया। डॉक्टर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी वाइफ ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है, मिस्टर अर्जुन ठाकुर। ट्विंस की बात सुनकर अर्जुन की आंखें बड़ी हो गई। हालांकि स्क्रीन में उसने जो देखा और जिस तरह से उसने 2 हार्ट बीट सुनी, उसे पता चल चुका था, लेकिन अब कन्फर्मेशन सुनकर उसका दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन कहीं ना कहीं हैरानी भी थी। वो सोच रहा था कि मन्नत ने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। डॉक्टर बोले, वेल, ना बताने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि आपके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। बस थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन कुछ दवाइयों से ये वीकनेस दूर हो जाएगी। बस आप अपनी वाइफ का प्रॉपर ध्यान रखें और उनके खाने पीने का तो और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें। अर्जुन डॉक्टर की बात सुनकर यस बोलते हुए अपना सर हाँ में हिला रहा था। उससे तो फ़िलहाल यही खुशी संभाले नहीं संभल रही थी कि उसके ट्विंस होने वाले हैं। वो अपनी जगह से उठा और कैबिन से बाहर आया, जहां अभी अभी मन्नत भी नर्स के साथ आ रही थी। अर्जुन मन्नत की तरफ देखते हुए झट से बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारे ट्विंस होने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मन्नत भी चौंक गई और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ट्विंस कैसे हो सकते हैं। अर्जुन मुंह बनाकर बोला, वैसे ही जैसे एक बच्चा होता है। बोलकर वो कुछ पल के लिए रुका और फिर हैरानी से बोला, 1 सेकंड, क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे पेट में ट्विंस हैं। मन्नत ने अपना सिर ना में हिलाया। अर्जुन ने उसे गुस्से से देखा और बोला, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पेट में 1 नहीं 2 बच्चे हैं और तुम प्रेगनेंसी के 2nd सेमेस्टर को भी ख़त्म करने वाली हो। मन्नत ने अपना सर झुका लिया, क्योंकि उसने कभी भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई टेस्ट नहीं करवाए थे। बस स्टार्टिंग में डॉक्टर ने उसकी प्रेगनेंसी को कंफर्म किया था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर अर्जुन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा लापरवाही वो सोच भी नहीं सकता था, और यहाँ पर मन्नत ने हर हद पार कर दी थी। डॉक्टर के कैबिन से नर्स बाहर आई और उसने अर्जुन की तरफ कुछ दवाइयाँ बढ़ाईं। अर्जुन ने उन दवाइयों को लिया और मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, न जाने क्यों लोगों को जो पता होना चाहिए वो पता नहीं होता, और जो नहीं पता होना चाहिए उसके बारे में कैसी कैसी राय बना लेते हैं। उसका तंज मन्नत समझ रही थी। उसे उसकी बातों का बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अभी अभी उसे पता चला कि उसके पेट में ट्विंस बेबी हैं। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराने लगी, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। एक पल के लिए अर्जुन भी अपना गुस्सा भूल गया था।
वो कुछ पल रुक कर बोला, अब चलें? मन्नत ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसने अपना कदम आगे बढ़ाया कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मन्नत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अर्जुन तुरंत से बोला, मैं सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ। उसकी बात सुन मन्नत ने वापस से अपना चेहरा झुका लिया। दोनों हॉस्पिटल से बाहर आए और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। मन्नत अर्जुन की तरफ ही देख रही थी। ना जाने कितनी बार दोनों यूं ही एक दूसरे के साथ गाड़ी में होते थे और हर बार अर्जुन मन्नत का हाथ अपने हाथ में थाम कर ही गाड़ी ड्राइव करता था, लेकिन इस बार वो मन्नत की तरफ देख भी नहीं रहा था। मन्नत का चेहरा मायूस हो रहा था। उसने अपना चेहरा घुमाकर बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे एक गोलगप्पे वाला नज़र आया, जिसे देखते हुए उसके मुंह में पानी आना शुरू हुआ। वो झट से बोली, प्लीज़ अर्जुन जी, गाड़ी रोकिए ना, मुझे गोल। उसने अभी इतना ही कहा था कि अर्जुन ने झट से गाड़ी रोकी और उसके पेट पर अपना हाथ रख लिया, क्योंकि उसने गाड़ी एक झटके से रोकी थी। उसकी सांसें हलक में अटक चुकी थी। वो मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, क्या क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ दर्द हो रहा है? कुछ तकलीफ़ हो रही है? वापस डॉक्टर के पास चलें? वो बोलते हुए मन्नत की तरफ देख रहा था और मन्नत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसने अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया था। उसे डर लगने लगा था कि कहीं गोलगप्पे का जिक्र सुनकर अर्जुन उसे डांटना ही शुरू न कर दे। मन्नत धीरे से बोली, मुझे मुझे गोलगप्पे खाने हैं। अर्जुन ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी चीज़ खाने दूंगा? मन्नत रिक्वेस्ट भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, प्लीज़ अर्जुन जी, मेरा बहुत मन कर रहा है। मनाली में भी मुझे बिल्कुल खाने को नहीं मिलता था। मनाली का जिक्र सुनकर अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से सख्त हो गए। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी और मन्नत उसकी तरफ देखती रह गई। उसका चेहरा एक बार फिर से मायूस हो गया था। तभी गाड़ी एक बार फिर से रुकी और इस बार बेहद आराम से अर्जुन अपनी जगह से बाहर आया और जाकर मन्नत की तरफ का दरवाज़ा खोला। मन्नत एकदम से हैरान रह गई। सामने ही एक रेस्टोरेंट था जो कि फास्ट फूड का था। अर्जुन उसे देखते हुए बोला, अब गाड़ी में ही बैठी रहोगी या बाहर भी आओगी? उसके कहने पर मन्नत बाहर आने लगी। उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा था और दूसरा हाथ गाड़ी के दरवाजे पर लगा रखा था, लेकिन अर्जुन ने नीचे झुककर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और उसके दूसरे हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। मन्नत की धड़कन तेजी से बढ़ गई। अर्जुन का चेहरा उसके बिल्कुल करीब था। अर्जुन भी अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। मन्नत बाहर आई और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझसे प्यार से भी तो बोल सकते हैं ना? अर्जुन ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और बोला, मेरा प्यार ही तो समझ नहीं आया तुम्हें, अब क्या ही प्यार दिखाऊं? उसकी बात सुनकर मन्नत ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रें झुका ली। देखना देखना शब्द सुनकर ही उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वो सब चलने लगा था जो वो सोचना भी नहीं चाहती थी। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगा तो मन्नत भी उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगा तो मन्नत भी उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आए और बाहर स्टॉल पर अर्जुन ने मन्नत को रोका। अर्जुन पूरे शहर के टॉप बिजनेसमैन में से एक था, इसलिए हर कोई उसके बारे में जानता था। सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन अर्जुन किसी की तरफ नहीं देख रहा था। उसका सारा ध्यान मन्नत और अपने बच्चों की केयर करने में था। सामने एक लेडीज़ खड़ी थी। उसने बड़े ही प्यार से उसे एक्सक्यूज़ मी कहा तो वो औरत साइड हट गई और उसके बाद मन्नत स्टॉल की तरफ थोड़ी आगे होकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने स्टॉल की तरफ देखा और मुंह बनाया, क्योंकि वो जगह उतनी हाइजेनिक नहीं थी जो उसे चाहिए थी, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वहीं मन्नत का चेहरा ऐसा था
जैसे वो सब कुछ भूल चुकी हो। उसे बस सामने गोलगप्पे दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखते हुए वो अपने होठों पर अपनी जीभ चला रही थी। अर्जुन की नज़र उसके चेहरे पर गई तो एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर तैरने लगी। मन्नत स्टॉल वाले की तरफ देखते हुए बोली, कितना इंतज़ार करवाएंगे आप भैया, जल्दी जल्दी खिलाइए ना। उसकी बात सुनते ही स्टॉल वाले ने एक कटोरी मन्नत की तरफ बढ़ाई। मन्नत तुरंत से स्टॉल वाले से बोली, थोड़े तीखे वाले बनाना, एकदम चटपटे से। बोलते हुए उसने एक चटकारा लिया। अर्जुन ने उसे घूर कर देखा और स्टॉल वाले से बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बनाना, ना ही तीखे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा चटपटे, थोड़े हेल्दी होने चाहिए। अब मन्नत ने अपनी आंखें छोटी कर अर्जुन की तरफ देखा और बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप अर्जुन जी, गोलगप्पे और हेल्दी कैसे हो सकते हैं? प्लीज़ मुझे जैसे खाने का मन है खाने दीजिए ना, वैसे भी इतने दिनों बाद खाने को मिल रहे हैं। अर्जुन एकदम सख्त आवाज़ में बोला, खिला रहा हूँ ना, इतना ही बहुत है। अगर ज़्यादा नखरे किए तो वापस गाड़ी में बिठाकर सीधा घर ले जाऊँगा। मन्नत ने छोटा सा मुंह बनाया और मुंह बिगाड़ते हुए स्टॉल वाले की तरफ देखने लगी। स्टॉल वाला लड़का मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, बुरा क्यों मान रही हैं दीदी, आपके पति आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। आपको और आपके बच्चों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो कम तीखा डालने को बोल रहे हैं। देखिए कितना प्यार करते हैं आपसे। उसकी बात सुनकर मन्नत ने अर्जुन की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। दोनों का दिल एक बार फिर से ज़ोरों से धक धक करने लगा। तभी अर्जुन ने अपनी नज़रें उस पर से हटाई और स्टॉल वाले की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें बातें करने के लिए नहीं कहा, जल्दी से गोलगप्पे खिलाओ और मुझे फ्री करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि सारा दिन यहाँ खड़ा रहूँ। बोलते हुए उसकी नज़रें मन्नत पर आ गई थी। मन्नत को उसका यूं बोलना बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसने झट से वो कटोरी वापस रखी और गाड़ी की तरफ घूमते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं खाना, चलिए। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। उसका ये रिएक्शन अर्जुन ने बिल्कुल सोचा नहीं था। उसने जल्दी से वहाँ से जाती हुई मन्नत का हाथ पकड़ा और हैरानी से बोला, अब क्या हुआ? अभी तक तो गोलगप्पे खाने की ज़िद कर रही थी और अब खिला रहा हूँ तो मना कर रही हो? मन्नत अपना नाक सिकोड़ते हुए बोली, क्योंकि अब मुझे नहीं खाना, मुझे गोलगप्पे खाने थे, आपकी डांट नहीं। लेकिन कब से बस आप डांटे जा रहे हैं। अगर ऐसे ही गोलगप्पे खिलाने हैं तो मुझे कुछ नहीं खाना, चलिए घर पर। अर्जुन की भौं इकट्ठी हो गई। वो उसके चेहरे की तरफ देखकर तिरछे एक्सप्रेशन के साथ बोला, आर यू श्योर? तुम्हें घर ही जाना है? उसकी बात पर मन्नत उसे देखते रह गई। उसे घर तो जाना था, लेकिन गोलगप्पे खाकर उसने एक बार फिर से पलटकर गोलगप्पे वाले स्टॉल की तरफ देखा। उसका गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा था, जो उसके चेहरे से ही दिखाई दे रहा था। लेकिन अर्जुन की डांट भी उससे सुनी नहीं जा रही थी। उसने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए तो एक बार फिर से अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोला, ओके फाइन, अब नहीं डांटूंगा। उसकी बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर चमक आ गई। वो जल्दी से स्टॉल की तरफ बढ़ गई और कटोरी को वापस उठा लिया। इस बार अर्जुन ने स्टॉल वाले को घूर कर देखा तो स्टॉल वाले की सांस हलक में अटक गई। उसने जल्दी से नॉर्मल गोलगप्पे बनाकर मन्नत को खिलाने शुरू किया, लेकिन बिल्कुल फीके फीके से खाकर मन्नत को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। वो चटकारा लेते हुए बोली, प्लीज़ भैया थोड़ा सा तीखा बनाइए ना। अर्जुन ने मन्नत को घूर कर देखा। मन्नत उसे रिक्वेस्ट भरी नज़रों से देखते हुए बोली, बस एक थोड़ा सा तीखा। बोलते हुए उसने अपनी उंगलियों को भी जोड़ते हुए अर्जुन के सामने किया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मन्नत ने मुस्कुराते हुए स्टॉल वाले की तरफ देखा और जल्दी जल्दी उसे तीखे तीखे गोलगप्पे बनाकर खिलाने का इशारा किया। स्टॉल वाले ने उसे तीखे गोलगप्पे खिलाने शुरू किया, लेकिन जैसे ही मन्नत ने दूसरा गोलगप्पा खाया उसे ज़ोरों से खांसी आने लगी। उसके हाथों से कटोरी गिर गई और गहरी गहरी सांस लेते हुए वो ज़ोरों से खांसी करने लगी। अर्जुन ने झट से पलट कर उसकी तरफ देखा और उसके बिल्कुल करीब आ गया।
एक बार फिर से मन्नत का चेहरा बिल्कुल लाल होने लगा था। अर्जुन ने पहले गुस्से से उसे देखा और फिर उसकी पीठ को सहलाने लगा। उसने गोलगप्पे वाले से पानी की डिमांड की, लेकिन गोलगप्पे वाले ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास सिर्फ गोलगप्पे वाला ही पानी था। अर्जुन ने उसे गुस्से से देखा। रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए उसे मन्नत को छोड़कर जाना पड़ेगा, ये सोचकर वो अंदर भी नहीं जा पा रहा था। उसने मन्नत की तरफ देखा जिसकी खांसी बंद हो गई थी, लेकिन मिर्च की वजह से उसकी बुरी हालत होने लगी थी। वो लंबी लंबी सांसें लेती हुई मिर्ची को कम करने की कोशिश करने लगी थी कि तभी अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मन्नत का दिल जैसे धड़कन ही भूल गया हो। उसके हाथ अर्जुन की पीठ पर आ गए थे और मन्नत के होठों पर अर्जुन ने पूरी तरह से काबू पा लिया। वो लगातार उसे किस किए जा रहा था। पता नहीं चल रहा था कि वो सिर्फ उसकी मिर्ची कम करने की कोशिश कर रहा है या अपने 6 महीने की तड़प को दूर कर रहा है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से उसके होठों पर अपना कहर बरसा रहा था। कुछ ही पल बीते कि मन्नत ने भी अपने होठों से उसे रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। अब दोनों के ही होठ आपस में घुल रहे थे और वहाँ आसपास लोग उन्हें देख रहे थे। कुछ लोगों ने तो उनकी वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया था। अचानक ही अर्जुन को होश आया तो वो झट से मन्नत से अलग हुआ। उसकी और मन्नत दोनों की धड़कनें तेज़ी से बढ़ी हुई थी, लेकिन मन्नत की मिर्ची ज़रूर कम हो चुकी थी, पर उसका चेहरा अभी भी गुलाबी था। लेकिन अब ये अर्जुन की हरकतों का असर था। अर्जुन के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट में से कुछ पैसे निकाले और स्टॉल पर रखकर मन्नत का हाथ पकड़ लिया। गाड़ी के पास आकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मन्नत चुपचाप अंदर बैठ गई। फिलहाल दोनों के बीच शब्द बिल्कुल मौन थे, लेकिन एहसासों का तूफान मचा हुआ था। अर्जुन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी तुरंत वहाँ से निकल गई। राठौर मैंशन। गार्गी किचन में चाय बना रही थी। आरती जी ने उसे काम पर रख लिया था, बस अब उन्हें निर्भय को मनाना था। गार्गी ने चाय कप में डाली और शातिर नज़रों से उस कप की तरफ देखते हुए बोली, अब होगा एक खेल जिसमें एक नहीं 2-2 खिलाड़ी बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। एक वो जिस पर सारा खेल टिका है और दूसरा खिलाड़ी वो जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया था। बोलते हुए उसने चाय के कप में कुछ डाला और उसे चम्मच से घुमाने लगी। कप को ट्रे में रखकर वो आरती जी के कमरे में आई। आरती जी ने मुस्कुराकर उसे देखा। गार्गी अपने चेहरे पर घूंघट रखती थी। उसने चाय के कप वाली ट्रे टेबल पर रखी और आरती जी की तरफ देखते हुए बोली, तारा मैम के लिए जो नर्स रखी गई है वो कुछ देर के लिए बाहर गई है, तो क्या मैं जाकर तारा मैडम का ध्यान रख लूं? आरती जी ने उसकी बात सुनी और कुछ सोचने लगी। निर्भय को उनका तारा के पास जाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो गार्गी को वहाँ पर रख रही थी। वो बेड से उठी और गार्गी की तरफ आते हुए बोली, ठीक है, कुछ देर तुम तारा के पास चली जाओ और अच्छे से उसका ध्यान रखना। गार्गी ने अपना सर हाँ में हिलाया और आरती जी के कमरे से बाहर आ गई। बाहर आने से पहले उसने एक बार अपना घूंघट उठाकर बड़ी ही शातिर नज़रों से उस चाय के कप की तरफ और आरती जी की तरफ देखा। अब वो ऊपर की तरफ गई, जहाँ पर वो तारा के कमरे की तरफ ना जाकर कॉरिडोर की तरफ गई। वहाँ पर पहले ही एक लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी। गार्गी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो नंदनी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। अभी कुछ देर पहले ही गार्गी ने उसे अंदर आने में मदद की थी। जब गार्ड्स ने उसे अंदर आने से रोक लिया था, तभी गार्गी उसे ये कहकर अंदर लेकर आई कि वो उसकी बहन है। नंदनी ने भी उस वक्त अपने चेहरे पर दुपट्टा लिया हुआ था। गार्गी नंदनी की तरफ देखते हुए बोली, तैयार हो तुम? नंदनी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो बोली, शिकारी हमेशा शिकार करने के लिए तैयार रहता है और आज तो ये तैयारी इस कदर है कि शिकार तड़प तड़प कर मरेगी और जितना शिकार तड़पेगी
उतना ही शिकारी को सुकून मिलेगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर तारा के लिए नफरत साफ झलक रही थी। शातिर मुस्कुराहट के साथ उसने अपने चेहरे पर अपना घूंघट डाला और तारा के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और तारा की तरफ देखने लगी, जो बेड पर बिल्कुल बेजान लेटी हुई थी। तारा की धड़कन एकदम से बढ़ गई। नंदिनी ने अपने चेहरे से घूंघट उठाया और तारा के पास आई। तारा का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। नंदिनी को अपने सामने देखकर भी उसके चेहरे पर कुछ रिएक्शन नहीं थे, पर अंदर ही अंदर वो खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रही थी। उसके सामने वो लड़की खड़ी थी जिसकी वजह से वो पिछले 6 महीने से बेड पर थी, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो हर एक पल उसके लिए तड़प रहा था और उससे भी ज़्यादा तड़प तारा के अंदर भी थी। सब लोग उसे यूं बेड पर देखकर दुखी थे, लेकिन उसके सामने हंसते मुस्कुराते रहते थे ताकि तारा को हिम्मत मिले। और ये सब हुआ था भले ही वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके अंदर इस वक्त एक तूफान उमड़ रहा था। नंदिनी उसके चेहरे पर झुकी और बोली, बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। बहुत हसरत थी तुम्हारे पास आऊँ और आज मेरी हसरत पूरी हो गई। लेकिन अब मेरी एक और हसरत पूरी होगी और वो हसरत है तुम्हारी जान लेने की। बोलते हुए उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी। तारा के चेहरे पर अभी भी कोई रिएक्शन नहीं थे। नंदिनी ने उसके बालों को कस कर मुट्ठी में पकड़ा और बोला, कहा था मैंने तुमसे चुपचाप मेरी निर्भय की ज़िंदगी से चली जाओ, लेकिन तुम नहीं गई। लेकिन अब तुम जाओगी और अपने साथ लेकर जाओगी अपनी प्यारी सासू माँ को, जिसकी वजह से तुम इस दुनिया से जाती जाती रह गई। बोलकर उसने एक झटके से तारा के बालों को छोड़ दिया। जिस तरह से उसने तारा के बालों को कस कर पकड़ा था, यकीनन उसके बाल उसके सिर से टूट गए होंगे। नंदिनी के चेहरे पर बेरहमी दिखाई दे रही थी और तारा के चेहरे पर बेबसी। उसे यूं बेबस देखकर नंदिनी एक बार फिर से हंसी और बोली, मन तो करता है तुम्हें यूं ही देखती रहूं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द तुम्हें और तुम्हारी उस प्यारी सासू माँ दोनों को ख़त्म करना है। तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा और उसके बाद किसी न किसी तरह मैं निर्भय को भी हासिल कर ही लूँगी, पर पहले तुम्हें दुनिया से विदा कर दूँ। बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट में से कुछ निकाला। वो एक जहर की शीशी और एक इंजेक्शन था। तारा अभी भी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन वो सब कुछ महसूस कर सकती थी, देख सकती थी। नंदिनी उस इंजेक्शन को भरते हुए बोली, बस एक इंजेक्शन और तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीमारी से आज़ाद हो जाओगी। आखिर अब कब तक यूं ही बिस्तर पर लेटी रहोगी? आखिर लाश में और तुम में फ़र्क ही क्या है? वो बोल रही थी और अचानक ही तारा के पैरों के अंगूठे हिलने लगे। उसकी आंखों की पुतलियां हल्की हल्की हिलने लगी, पर नंदिनी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वो अभी भी उस इंजेक्शन को भर रही थी। उस इंजेक्शन को रेडी होने में अभी 2 मिनट लगने वाले थे। नंदिनी हंसते हुए बेड के दूसरे तरफ जाते हुए बोली, जिस बिस्तर पर मुझे होना चाहिए था, 6 महीने से तुम उस बिस्तर पर पड़ी हो, लेकिन तुम चाहकर भी मेरे निर्भय के करीब नहीं आ पाई। मैंने कहा था तुमसे, दूर रहो मेरे निर्भय से, तुम उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानी। अब ना ही तुम्हें निर्भय मिला और ना ही तुम्हारी सांसें बचेंगी। मर तो तुम बहुत पहले जाती, लेकिन तुम्हारी उस सासू माँ ने तुम्हें बचा लिया, वरना आज मैं और निर्भय दोनों इस बिस्तर पर होते। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? बोलते हुए उसने तारा की तरफ देखा। वो हंसने में मगरूर थी, लेकिन दूसरी तरफ तारा की उंगलियों में भी हलचल होने लगी थी। तारा कोमा से बाहर आ रही थी, पर यह सब इतना आसान नहीं था। नंदिनी उसके पास आई और उसे इंजेक्शन लगाने को हुई, लेकिन फिर एकदम से रुक कर बोली, ऐसे कैसे आसानी से मौत दे दूँ तुम्हें? थोड़ा सा तड़पना तो बनता है।
आखिर तुम्हारी वजह से 6 महीने से मैं भी तो जेल में तड़प रही थी ना। बोलते हुए उसने एक जोरदार थप्पड़ तारा के गाल पर मारा। सामने से तारा कुछ नहीं कह पाई, उसकी आंखों में आंसू तक नहीं आ पाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो तड़प रही थी और वो तड़प उसके हाथों और पैरों की उंगलियों की छटपटाहट में दिखाई दे रही थी, जिस पर अभी तक नंदनी की नज़र नहीं आई थी। नंदनी बेहद गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मैंने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। उस जेल में मैं तिल तिल कर मर रही थी। निर्भय और तुम्हारे बाप जशन सिंह शेखावत ने एक कमी नहीं छोड़ी मुझे टॉर्चर करने की, लेकिन फिर भी मैं उस जेल से छूट गई, वहाँ से बाहर आ गई, और अब मुझे तुम्हारी जान लेने से कोई नहीं रोक सकता। बोलते हुए उसने तारा की गर्दन पर अपने हाथ रखे और उसकी गर्दन को दबाने लगी। अचानक से तारा का पूरा हाथ हिला और उसकी आंखों की पुतलियां और ज़्यादा हिलने लगी, पर नंदनी ये सब कुछ नोटिस नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद उसने तारा की गर्दन पर से हाथ हटाया और बोली, तुम्हें मैं जितना मर्जी तड़पा लूँ, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मेरे दिल को सुकून तुम्हें मारकर ही मिलेगा। बोलते हुए वो उससे दूर हुई और वापस बेड की दूसरी तरफ आई। उसने उस इंजेक्शन को वापस उठाया और तारा की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम्हें मैं नहीं, ये इंजेक्शन तड़पाएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा किस्सा खत्म। बोलते हुए वो नीचे झुकी और तारा के हाथ पर वो इंजेक्शन लगाने को हुई, लेकिन अचानक ही तारा का वो पूरा हाथ जोर से ऊपर उठा और नंदनी के चेहरे पर लगा। नंदनी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसा होने की, इसलिए वो उसके हाथ को रोक ही नहीं पाई। हाथ उसके चेहरे पर इस कदर लगा कि वो इंजेक्शन उसके हाथों से छूट गया। उसने पलटकर तारा की तरफ देखा, जिसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और सांसें बहुत गहरी हो रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो कोमा से बाहर आ चुकी है। उसे देखते हुए नंदनी की आंखें भी हैरत में फैल गईं। उसने जल्दी से वो इंजेक्शन उठाया और तारा की तरफ देखते हुए बोली, नहीं। वो बोल ही रही थी कि तारा घूमकर बेड की तरफ हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से ये कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश सफल हो गई। उसका पूरा शरीर हिलने डुलने लगा था। हालांकि उसका शरीर बेहद कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी हिम्मत कर रही थी। नंदनी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही तारा ने बेड से खड़े होने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने अपने कदम नीचे रखे, कमज़ोरी की वजह से उसके कदम लड़खड़ा गए और वो बेड पर ही गिर गई। उसे देखते हुए नंदनी के चेहरे पर खतरनाक हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, ओ बेबी, जरा अपनी सेहत का तो ध्यान करो। तुम सांस लेने के लायक भी नहीं हो और मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही हो। नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब तुम्हें तुम भी नहीं बचा सकती। बोलते हुए वो तारा पर झुकी। गिरने की वजह से तारा को उठने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो उठ नहीं पा रही थी, पर फिर भी उसने पूरी कोशिश की, पर नहीं कर पाई, और नंदनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ कस दिया और वो इंजेक्शन उसके हाथ पर लगाने लगी। लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे खींचा और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। नंदनी के होश उड़ गए और उसका पूरा चेहरा टेढ़ा ही हो गया। उसका पूरा गाल लाल हो चुका था। उसके सामने कोई और नहीं, निर्भय खड़ा था, जो बेहद गुस्से से उसे देख रहा था, और निर्भय के पीछे ही खड़ा था जशन सिंह शेखावत, जो पूरी तरह गुस्से से कांप रहा था। नंदनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पीछे तारा बेहद बुरी तरह से कांप रही थी। अति तेज कदमों के साथ दरवाजे के अंदर आई और जल्दी से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तारा की सांसें बहुत तेज चल रही थी और धड़कन भी जैसे रुक रही थी। निर्भय ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर और जड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बबलगम को हाथ लगाने की। बोलते हुए एक और ज़ोरदार थप्पड़ नंदनी के गाल पर लगा। नंदनी कुछ कह भी नहीं पाई और उसका पूरा चेहरा ही सूज चुका था। उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा था और निर्भय के 3 थप्पड़ ने ही
उसके कदमों को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया था। पर निर्भय का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। डैड डैड पीछे तारा की कांपती हुई आवाज़ आई और निर्भय ने नंदिनी के कंधे से अपना हाथ हटा लिया। वो जल्दी से तारा के पास गया और अति ने तारा को अपनी बाहों से आज़ाद कर निर्भय को सौंप दिया। निर्भय ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बेहद बेचैनी से बोला, तुम ठीक तो हो ना बबलगम? बोलते हुए उसने तारा के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उस जगह पर देखने लगा जहां पर नंदिनी ने हाथ उठाया था। उसने जल्दी से उसके गाल पर अपने होंठ रख और बड़े ही प्यार से उसके गाल को सहलाने लगा। निर्भय की आंखें नम हो चुकी थी। नंदिनी चौंकते हुए निर्भय और तारा को देख रही थी। उसका खुद थप्पड़ की वजह से बुरा हाल हो चुका था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो लड़खड़ाते हुए बोली, नहीं, तुम लोग नहीं आ सकते। तभी किसी ने एक बार फिर से उसे पीछे की तरफ खींचा और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दिया। इस बार ये थप्पड़ अति की तरफ से आया था। अति उसे गुस्से से देखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी प्रिंसेस को मारना चाहा? बोलते हुए उसने अपने हाथ नंदिनी के गर्दन पर कस दिए और गुस्से से बोली, मेरा मन तो कर रहा है मैं तुम्हारी जान ले लूं। बोलते हुए उसने उसे एक झटके से छोड़ा और नंदिनी सीधा नीचे ज़मीन पर गिरी। तभी संजय जी के साथ आरती जी वहां पर आई। आरती जी को देखकर नंदिनी की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गईं और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, तुम सब लोग यहाँ कैसे? अति उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी जसन ने उसे रोका और रोती हुई गार्गी अंदर आई, जिसके पीछे पीछे तक्षक था। गार्गी का भी पूरा चेहरा थप्पड़ से लाल था। नंदिनी उसे देखकर भी हैरान रह गई। तक्षक ने एक जोरदार धक्का गार्गी को दिया तो वो सीधा नंदिनी के ऊपर जाकर गिरी। दर्द से नंदिनी की आह निकल गई। जसन उन दोनों के पास आया और बिल्कुल उन दोनों के सामने बैठ गया। जसन को देखते हुए गार्गी और नंदिनी दोनों का गला सूख रहा था। निर्भय अभी भी अपनी तारा को संभाल रहा था। उसके लिए उसकी बबलगम से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं था। जसन नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ अचानक से आए हैं? जिस वक्त तुम इस कमरे में आई थी उसी वक्त यहाँ आकर तुम्हारी जान ले सकता था मैं, लेकिन मुझे मेरी प्रिंसेस पर जो गुरूर था उस गुरूर को बरकरार रखते हुए देखना चाहता था मैं। जसन की बात सुनकर नंदिनी एकदम सुन्न हो गई। तक्षक आगे आया और बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम जेल से बाहर आओगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? तुम्हारी पल पल की खबर थी हमें, लेकिन इंतज़ार था तुम्हारा सामने आने का। निर्भय ने अति की तरफ देखा। तारा की हालत थोड़ी ठीक हो चुकी थी। अपनी बबलगम को पूरी तरह से संभाल कर अब निर्भय को कुछ और लोगों का हिसाब करना था। अति ने जल्दी से आकर तारा को संभाला और निर्भय अपनी जगह से खड़े होकर गार्गी और नंदिनी की तरफ आया। उसने तक्षक को इशारा किया तो तक्षक ने गार्गी का हाथ पकड़ा और निर्भय ने नंदिनी का। दोनों ने ही उन्हें घसीटते हुए उस कमरे से बाहर निकाला और फिर सीढ़ियों से भी घसीटते हुए नीचे हॉल तक लेकर आए। अति तारा के साथ अभी भी उसके रूम में ही थी, लेकिन बाकी सब नीचे हॉल में आ चुके थे। जसन अपनी प्रिंसेस को देख रहा था, जिसकी आंखें नम थी, लेकिन वो रो नहीं पा रही थी। रोती भी कहाँ से, इतनी ताकत ही नहीं थी आंखों में। जसन ने अति की तरफ देखा और अति ने तारा को हल्का सा खुद से अलग किया। अति से अलग होते ही तारा जसन के सीने से लग गई। पिछले 6 महीने से जसन तारा से मिलने नहीं आया था, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं थी। निर्भय और तक्षक दोनों ने एक झटके से नंदिनी और गार्गी को छोड़ा और दोनों एक बार फिर से नीचे ज़मीन पर गिर गई। निर्भय उन दोनों की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा राठौर मैंसन में आना इतना आसान होगा? ये गार्गी यूं ही राठौर मैंसन में आ जाएगी और मैं इसे आने भी दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत पहले ही पता चल चुका था मुझे तुम्हारे दिमाग में चल रही साजिश का, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं यकीन था कि मेरी तारा तुम लोगों से हार नहीं सकती।
मेरी बबलगम के पीठ पीछे वार कर तुम लोगों ने उसकी ये हालत कर दी, लेकिन उसके सामने से तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस इसीलिए खुद को कंट्रोल में रखा, लेकिन अब नहीं। बोलते हुए उसने सामने की तरफ देखा जहां पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। नंदनी वहां पर पुलिस वालों को देखकर नंदनी की आंखें बड़ी हो गई। वो चीखते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। निर्भय तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया। तुम सिर्फ मेरे हो। वो तारा हम दोनों के बीच नहीं आ सकती। वो बोले जा रही थी और उसकी इन बातों ने निर्भय को इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाया कि वो तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर और जड़ दिया। नंदनी के कान भी सुन हो गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। निर्भय ने उसके बालों को मुट्ठी में भरा और ज़ोर से खींच दिया। नंदनी की चीख निकल गई। निर्भय दांत पीसते हुए बोला, मेरी बबलगम को भी यूं ही दर्द हुआ था। बोलते हुए उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। नंदनी दर्द से करहा रही थी, लेकिन निर्भय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तक्षक भी बेहद नफरत से नंदनी को देख रहा था। अगर निर्भय उसके साथ ये सब ना करता तो तक्षक शायद इससे भी ज़्यादा बुरा करता। नंदनी को 6 महीने पहले का वक्त याद आ रहा था, जब उसने किचन में धमाके के साथ तारा की जान लेनी चाही थी, लेकिन निर्भय ने तारा को बचा लिया था। और उसके बाद निर्भय ने जिस तरह से उसके कमरे में जाकर उसका गला दबाते हुए उसे धमकी दी थी, नंदनी उन सब बातों को आज तक नहीं भूल पाई थी। और एक बार फिर से नंदनी निर्भय के चेहरे पर वही गुस्सा देख रही थी, या उससे भी भयंकर। नंदनी को याद आया कि कैसे निर्भय के इसी गुस्से की वजह से वो अपना आपा खो चुकी थी और उसे एक मौके की तलाश थी, जो मौका उसे उस दिन मिला जिस दिन तक्षक और आरजू की शादी हुई थी। शादी होने के बाद जब आरजू गायब हो गई तो तक्षक को संभालने के लिए निर्भय उससे मिलने गया था। निर्भय के राठौर मैंसन से जाते ही नंदनी तारा के कमरे में आई। नंदनी को अपने कमरे में देखकर तारा अपनी जगह से उठी और गुस्से से नंदनी की तरफ देखते हुए बोली, कितनी घटिया लड़की हो ना तुम। इतनी बेइज्जती की निर्भय ने तुम्हारी, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए बोला है, लेकिन तुम फिर मेरे कमरे में चली आई। चलो निकलो यहाँ से। बोलते हुए तारा उसके बिल्कुल पास आ गई थी। नंदनी तारा को देखते हुए बोली, चलो अब तो मेरा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया। अब तो तुम्हें मेरा घटियापन पता चल ही गया, तो तुमसे डील करना भी मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब तो तुम समझ गई होगी कि निर्भय मेरे लिए कितना ज़रूरी है। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर तारा व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, प्यार में कभी जान ली नहीं जाती। जिस प्यार में आप जान लेने की सोचें, वो प्यार नहीं, दिमाग की सनक होती है, और दिमाग की सनक हमेशा तुम्हें बर्बाद करती है। नंदनी गुस्से से चिल्लाकर बोली, लेकिन ये सनक मुझे नहीं, तुम्हें बर्बाद करेगी, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद करने वाली हो। उसकी बातें सुनकर तारा को हैरानी हो रही थी। नंदनी शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? तारा अभी भी सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। नंदनी उसके चारों तरफ घूमते हुए बोली, आरती जी तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हें आरती जी नहीं पसंद। निर्भय तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन सोचो, अगर निर्भय तुमसे नफरत करने लगे। उसकी बात सुनकर तारा हंसी और गुरूर भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नंदनी के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आई और वो बोली, लेकिन अगर मैं उसे नफरत करने का कारण दे दूं तो? अब तारा के चेहरे के एक्सप्रेशन एक बार फिर से चेंज हो गए। वो हैरानी से उसे देखने लगी और नंदनी उसके आसपास घूमते हुए बोली, सोचो अगर तुम्हारे हाथों से आरती जी का मर्डर हो जाए। बोलते हुए उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तारा को देखने लगी। तारा गुस्से से चिल्लाकर बोली, व्हाट रबिश। नंदनी अब मुंह बनाते हुए बोली,
सोचो अगर तुम उन्हें अपने हाथों से जहर दे दो तो। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपने सामने करते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी नीच हरकतें तारा निर्भय राठौड़ कभी नहीं करेगी। नंदिनी बेबस सा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन ये तो हो चुका। तुमने आरती जी को अपने हाथों से जहर दे दिया बबलगम। तारा का दिल बैठा जा रहा था। जिस तरह से पागलों वाले लक्षण नंदिनी में दिखाई दे रहे थे, उसमें कोई शक नहीं था कि जो वो बोल रही है वो सच हो सकता है। तारा ने कांपते हुए पूछा, मुझे मुझे सच बताओ, तुमने आरती माँ के साथ क्या किया है? नंदिनी हंसी और बोली, अब जानकर क्या करोगी तुम बबलगम? अब तक तो वो जहर, उसने इतना ही कहा था कि तारा ने उसे धक्का दिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकली। उसे यूं भागते देख नंदिनी के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट दौड़ गई। वो भी जल्दी से तारा के पीछे पीछे आई। तारा सीढ़ियों से भागती हुई नीचे की तरफ जा रही थी। इस वक्त उसका सारा ध्यान आरती जी की तरफ था। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा ही नहीं और सीढ़ियों पर कुछ गिरा हुआ था, जिसकी वजह से उसका पैर फिसल गया और वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और रेलिंग पर खड़ी नंदिनी के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो आराम से दूसरी तरफ से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और नीचे ज़मीन पर गिरी हुई तारा को देखने लगी। सामने खड़ी आरती जी ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया था। नंदिनी ने उन्हें नींद की दवा देकर सुलाया था, लेकिन जिस चाय के कप में नंदिनी ने वो दवा मिलाई थी, अभी तक आरती जी ने वो चाय पी ही नहीं थी। नंदिनी तारा के पास आकर नीचे ज़मीन पर बैठी और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या किया तुमने बबलगम? उस बेवकूफ़ आरती को तो मैंने सिर्फ नींद की गोलियां दी थी और मेरे मुंह से जहर का जिक्र सुनते ही तुम उन्हें बचाने के लिए भाग गईं। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हें मारने के लिए तो मुझे जहर की ज़रूरत भी नहीं होगी। ज़रा थोड़ा तो अपना ध्यान रखती, नीचे देख कर चलती तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता ना। लेकिन अब क्या करूं? अब तो जो होना था हो गया। तारा के सिर पर चोट लगी थी, लेकिन वो होश में थी। वो गुस्से से नंदिनी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझे मेरे निर्भय से दूर कर दोगी? नंदिनी हंसी और बोली, नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बबलगम। बोलते हुए उसने अपने पीठ के पीछे से वास निकाला और गुस्से से तारा की तरफ देखने लगी। तारा ने जल्दी से वहाँ से उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठती उससे पहले ही नंदिनी ने ज़ोर से उसके सिर पर वो वास दे मारा। वो वास पूरा लोहे का था, जिससे एक ही बारी में तारा की ज़ोरदार चीख निकली और वो बुरी तरह से तड़पने लगी। दूसरी तरफ आरती जी की भी चीख निकल गई। आरती जी की चीख सुनकर नंदिनी ने झट से पलटकर उनकी तरफ देखा। उन्हें अपने सामने देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वो तारा के पास से उठी और जल्दी से उनकी तरफ भागी। आरती जी के पास पहुंचकर वो उनके सिर पर भी वार करने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आरती जी ने उसके हाथों से वो वास छीनने की कोशिश की। लेकिन नंदिनी इस वक्त बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। आरती जी भी उसे रोक नहीं पा रही थी। आरती जी गुस्से से उसे देखते हुए बोली, मैं तुम्हें क्या समझ रही थी और तुम क्या निकली? नंदिनी ने उन्हें ज़ोर से धक्का दिया और बिल्कुल खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ बोली, लगता है बहू को मरते हुए देखा तुम्हें सदमा लगा है, इसलिए मेरी बुराई कर रही हो। लेकिन डोंट वरी, जो लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं उनका मुंह बंद करना मुझे अच्छे से आता है। बोलते हुए उसने एक बार फिर से वो वास उनके सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन आरती जी झट से पीछे हट गई। अब उन्हें नंदिनी को न सिर्फ खुद से दूर रखना था, बल्कि तारा के पास भी जाना था। पर जिस तरह से नंदिनी के सिर पर पागलपन सवार था, उन्हें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो खुद को भी बचा पाएंगी। उन्होंने एक कोशिश और की और नंदिनी के हाथों से वो वास लेना चाहा, लेकिन नंदिनी ने उन्हें ज़ोर से थप्पड़ मारा और आरती जी सीधा ज़मीन पर गिरी। आरती जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था।
नंदिनी को निर्भय की बीवी बनने के फैसले पर उनकी आंखों में नमी आ गई और उनके सामने तारा तड़प रही थी। तभी उनका ध्यान तारा के हाथों पर गया। तारा ने अपने कांपते हुए हाथों में भी फ़ोन पकड़ रखा था जो उसके पॉकेट में था। उसमें उसने निर्भय को कॉल मिलाया हुआ था जो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही थी। उसे निर्भय के लिए खुद को जिंदा रखना था। एक बार फिर से नंदिनी ने आरती जी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आरती जी और भी ज़्यादा फुर्ती से उसके सामने से हटी और भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देर खुद को नंदिनी से दूर रखना था। और उसे किसी तरह बातों में उलझाना था। उन्होंने अपने कमरे में आकर जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और नंदिनी बार बार उनका दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसे किसी के आने से पहले अपने काम को अंजाम देना था, लेकिन वो इतना भी जानती थी कि फ़िलहाल राठौर मैंसन में कोई नहीं आएगा, क्योंकि सभी सर्वेंट को भी छुट्टी दी गई थी और संजय जी भी अपने काम पर गए हुए थे और निर्भय तो अभी कुछ देर पहले ही घर से गया था। वो बार बार दरवाज़ा बजाए जा रही थी और आरती जी को दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी, लेकिन जब आरती जी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो एक झटके से दरवाज़ा खोलने के लिए पीछे की तरफ हुई। तभी उसे बाहर हॉल से आवाज़ आई, जहाँ पर निर्भय तारा के पास बैठा था और उसकी हालत देखकर एकदम सुन्न हो चुका था। तारा की आंखें बंद हो चुकी थी। तभी निर्भय ने नज़र उठाकर नंदिनी की तरफ देखा, जो अभी भी आरती जी के कमरे के बाहर दरवाजे पर खड़ी थी। निर्भय को अपने सामने देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तारा ने जब निर्भय को फ़ोन मिलाया था तभी निर्भय ने सब कुछ कॉल पर सुन लिया था। उसके साथ ही बाकी सारे गार्ड्स भी अंदर आए और नंदिनी को घेर कर खड़े हो गए। निर्भय के लिए सबसे पहले तारा को बचाना ज़रूरी था, इसलिए उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। तारा को हॉस्पिटल तो ले आया गया था, लेकिन वो कोमा में जा चुकी थी। नंदिनी को जेल भेज दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से निर्भय और नंदिनी आमने सामने थे। निर्भय नंदिनी की तरफ देखते हुए बोला, एक बार तुम्हें जेल भेजकर गलती कर ली, लेकिन इस बार तुम इन पुलिस वालों के साथ जेल नहीं, बल्कि एक ऐसी जेल में होगी जहां पर तुम्हें अच्छे से पता चलेगा कि किसी को तड़पाया कैसे जाता है। जान लेने का बहुत शौक़ है ना तुम्हें? अब तुम तिल तिल कर मरोगी और तुम्हें मारने वाले हाथ मेरी तारा के होंगे। बोलते हुए निर्भय का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। पुलिस वालों ने आकर नंदिनी और गार्गी दोनों को घसीटते हुए वहां से लेकर जाना शुरू कर दिया। दोनों ही ज़ोरों से चिल्लाए जा रही थी और खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी, लेकिन ना ही निर्भय पर कोई असर था और ना ही उन पुलिस वालों को, क्योंकि वो पुलिस वाले भले ही अपनी वर्दी में थे, लेकिन उनकी जेब में पैसा राठौर और शेखावत परिवार से भरा गया था। तारा के लिए डॉक्टर को बुला लिया गया था और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। निर्भय रूम से बाहर खड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी तारा के सामने जाने की, जबकि तक्षक, जश्न और अति तीनों उनके पास थे। संजय जी और आरती जी भी उसके पास थे। कमरे से बाहर निर्भय रेलिंग से लगकर खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। डॉक्टर ने तारा का चेकअप कर लिया था। जिस तरह से आज उसने हिम्मत दिखाई थी, वाकई काबिले तारीफ था। इतना आसान नहीं था इस तरह से कोमा में होकर भी किसी से लड़ जाना, पर शायद तारा को आज प्रूफ करना था कि वो जशन सिंह शेखावत की औलाद है और निर्भय राठौर की बीवी। डॉक्टर ने जशन और तक्षक को बताया कि फ़िलहाल तारा ठीक है, लेकिन उसे कुछ थेरेपी की ज़रूरत है। कोमा से बाहर निकलने वाले पेशेंट को थेरेपी वगैरह दी जाती है और अब तारा का वही सब ट्रीटमेंट होगा। जशन ने डॉक्टर को थैंक यू कहा और फिर डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद एक एक कर सभी रूम से जाने लगे। हालांकि कोई भी तारा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल सब निर्भय और तारा को कुछ वक्त देना चाहते थे। आज कितने दिनों बाद तारा होश में आई थी।
तो सबसे ज़्यादा हक तो उस पर निर्भय का ही बनता था। सबसे ज़्यादा शिकायत तो निर्भय ही उसे करने वाला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा तारा ने निर्भय को ही तड़पाया था। सब एक एक कर बाहर चले गए। सबके जाने के बाद तारा ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां अभी तक निर्भय अंदर नहीं आया था। तारा कब से वो निर्भय का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन निर्भय तो अंदर आ ही नहीं रहा था। इसलिए अब वो खुद ही अपने पैर नीचे ज़मीन पर रख कर खड़ी हुई और दरवाजे तक गई। उससे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह दीवार को हाथ लगाते हुए वो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। तभी अचानक से उसके कदम लड़खड़ाए और वो गिरने को हुई। लेकिन वो नीचे ज़मीन पर गिरती उससे पहले ही निर्भय ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। तारा ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त तारा की हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। निर्भय ने उसे गुस्से से घूरा। तारा नम आँखों के साथ बोली, मुझे इस तरह से गुस्से से देखना बंद कीजिए। पहले ही इतना इंतज़ार किया है मैंने। अब मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए माय डैडी। उसके मुंह से माय डैडी सुनकर निर्भय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तारा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आया। उसने उसे अभी बेड पर बिठाया ही था कि तारा ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया और उसके सीने से लग गई। निर्भय उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हारे पास ही हूँ बबलगम। तारा रोते हुए बोली, पास तो आप मेरे हमेशा थे, लेकिन फिर भी बहुत दूर थे। मैं आपको देख सकती थी, आपको सुन सकती थी, लेकिन आपकी बातों का कोई जवाब नहीं दे सकती थी। ज़ुबान तरस जाती थी आपको अपने दिल का हाल बयां करने के लिए, लेकिन ज़ुबान साथ भी नहीं देती थी। मुझे रोना आता था, लेकिन आँखों से आंसू नहीं आते थे। मेरा मन करता था उठूं अपनी जगह से और आपके सीने से लग जाऊं, लेकिन आपके सीने से कैसे लगती? आपको देखना भी मुमकिन नहीं था मेरे लिए। आप तो बोलकर अपनी तड़प जाहिर कर देते थे, लेकिन मेरा क्या? निर्भय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में देखने लगा, जो रो रो कर लाल होती जा रही थी। उसके बाद निर्भय ने तारा के होठों की तरफ देखा, जो बेहद सूख गए थे। निर्भय उसके होठों को देखते हुए बोला, अब सिर्फ बोलकर ही अपना प्यार जताना है क्या? तारा ने जल्दी से अपना सर ना में हिलाया। निर्भय ने बाहें उचकाते हुए कहा, तो और कैसे जाहिर करोगी? तारा तुरंत से बोली, आई वांट टू किस यू। उसका बोलना था कि निर्भय के रोंगटे से खड़े हो गए। कब से मरे जा रहा था वो अपनी तारा को चूमने के लिए, लेकिन अपनी तारा का अंदाज़ वो मिस कर रहा था। उसका वो अंदाज़ जिस पर उसने अपना दिल हारा था। उसने जल्दी से अपने होंठ तारा के होंठों पर रख दिए और उसे चूमने लगा। एक ठंडी सी सिहरन उन दोनों के जिस्मों में दौड़ गई और दोनों ही एक दूसरे की सांसों को महसूस करने लगे। अर्जुन और मन्नत दोनों ठाकुर मैंसन पहुंच चुके थे। गोलगप्पे वाली स्टॉल पर जो हुआ, अभी तक दोनों ही उस चीज़ से बाहर नहीं आए थे। घर आते ही मन्नत अपने कमरे में चली गई और अर्जुन ऑफिस का कुछ काम करने के लिए स्टडी रूम में चला गया। वो अभी कुछ दिन ऑफिस नहीं जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अलीशा अपने रूम में बैठी अपना फ़ोन चला रही थी। तभी अचानक से उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसे स्टॉल पर मन्नत और अर्जुन के बीच जो किस हुई, वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल हो रही थी और मीडिया वाले भी कम नहीं थे। अर्जुन और मन्नत की शादी कभी मीडिया में बाहर आई ही नहीं थी। कुछ लोगों को उन दोनों की शादी के बारे में पता चला था, लेकिन मन्नत के जाने के बाद उनकी शादी की खबर अपने आप ही दब गई। जब आलिशा ने मीडिया वालों के सामने वो सारा ड्रामा किया और अर्जुन को खुद से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, तब हर कोई यही जानता था कि अर्जुन की शादी आलिशा से हुई है। ऐसे में उसका किसी और लड़की को किस करना, वो भी एक प्रेग्नेंट लड़की को, सुर्खियों में छाया हुआ था। उस वीडियो को देखते हुए आलिशा के चेहरे की नसें तन चुकी थी। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और मन्नत के कमरे की तरफ आई। मन्नत
बेड पर बैठी थी और उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। वो अपने बेबी बम्प को महसूस करते हुए बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। मैं तो सोच रही थी आप अकेले हैं, लेकिन आप तो पूरी प्लानिंग के साथ इस दुनिया में आ रहे हैं। पहले से ही अपनी टीम बना ली है आप दोनों ने। उसकी बातें सुनते हुए ही आलिशा को पता चल चुका था कि उसके पेट में ट्विंस बेबी हैं। उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो तेज़ कदमों के साथ अंदर आई और गुस्से से मन्नत को देखने लगी। अचानक ही उसने अपना हाथ मन्नत पर उठा दिया, लेकिन मन्नत ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया और हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से उसे देखने लगी। आलिशा ने उसे अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से से कांपते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें किसी और के पति पर डोरे डालते हुए? कितनी बेशर्म लड़की हो तुम, जो शरेआम किसी और के पति को किस किए जा रही थी। मैंने आज तक तुमसे नीचे लड़की नहीं देखी जो किसी मर्द को उकसाने के लिए इतनी घटिया हरकत। वो बोल ही रही थी कि अचानक आलिशा के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा।